चैलेंज रहा। एक तो वहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, वहाँ लोगों को लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है, और तो इसलिए यूनिट्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम एस्टेब्लिश हुई हैं, और बाकी स्टेट से जो फिनिश्ड गुड्स है वो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। हमारा एफर्ट पिछले कुछ साल में ये रहा है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। मेगा फूड पार्क एक स्कीम है, एक हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर एपीसी स्कीम है, उसमें भी वो एक तरह का एक मिनी मेगा फूड पार्क है, स्मॉल फूड पार्क है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल करके लोगों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज या एमएसएमई शेड्स डाल के, ताकि लोग जल्दी से इंडस्ट्री डाल सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस। दूसरा एरिया फोकस करने का है इंक्यूबेशन सेंटर्स। कि जो लोग, देखिए, जिसने कभी एक इंडस्ट्री डाली नहीं है, इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, उसके लिए एक बड़ी इंडस्ट्री डालना हमेशा से मुश्किल और रिस्की अफेयर है, उसमें बैंक भी कतराते हैं। तो अगर इंक्यूबेशन सेंटर्स में जहां उनको उसकी ट्रेनिंग भी मिले और इनिशियल प्रोसेसिंग भी अपने प्रोड्यूस की वो वहीं करके और बेचना शुरू कर दें, और साल 2 साल बाद फिर अपनी यूनिट डालें, तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बैंक भी बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो सेकेंड एरिया ऑफ फोकस इज इंक्यूबेशन और कम स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ लोगों को आदत पड़ सके चीज़ें बनाने की। तो ये दो, और तीसरा लोकल प्रोड्यूस पे फोकस। ये तीन हमारी नॉर्थ ईस्ट में अप्रोचेस हैं फूड प्रोसेसिंग डेवलप करने की। और चौथा, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे लोग वैसे ही ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर डाल नहीं रहे हैं, तो उसको अगर हम ढंग से ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन का फायदा उठा सकें और पैकेजिंग का फायदा उठा सकें, तो इट्स अ बेनिफिट फॉर एवरीवन। दिस इज द अप्रोच व्हिच आवर मिनिस्ट्री इज टेकिंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। Right. And finally, coming to you, Mr. Kagliwal, very quickly, your final comments, what you feel would be the best message that this inauguration has meant for Mizoram, and in fact for Atmanirbhar Bharat. All our best wishes to Zoram Mega Food Park. I believe it could be the harbinger of agricultural development and food processing industry in that area. And it's a very good beginning. It's indeed a very good beginning. Right, and a very good beginning. Which is, that's it. And my last submission would be equal emphasis, or state should now be given on fullest utilization of capacities which are now created by way of 19 food parks which are already operational. We have to, we have to make every possible effort to reduce their mitigate their difficulties so that they become vibrant and viable. It's said that well begin is half done. तो ये जो अच्छी शुरुआत हो गई है, तो उससे ज़रूर हम बहुत आगे जा सकेंगे। मनोज जोशी जी, आपका बहुत शुक्रिया। नंदकिशोर कागलीवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया कि इस शो में आप आए, अपना कीमती वक्त दिया और इस पर विस्तार से आपने चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, ख़ासतौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जिस तरह मेगा फूड पार्क्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच सकेंगे। And as our guest in the show pointed out, 19 food parks already operational. As Mizoram gets its first mega food park, there is great hope and anticipation as the focus is on jobs and doubling farmers' income. That's all we have for you in this edition of Atmanirbhar Bharat. Many, many thanks to our guests and to all our viewers as well. Namaskar. Namaskar. मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है,
अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है Munni, Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज भी हुई सुनवाई। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में राज्य के सियासी हालातों को लेकर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया आइडियाज समिट को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। साथ ही महामारी के बाद वाली दुनिया में दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर भी होगा विचार। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना के खिलाफ जंग में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राहुल गांधी पर वीर कोरोना योद्धाओं और देश की जनता का अपमान करने का लगाया आरोप। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत के तहत की मनोदर्पण की शुरुआत। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए है ये पहल। कहा, मनोदर्पण में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। 85 वर्षीय लालजी टंडन ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज शाम होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक। भारत में पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में हुए 3,33,000 से भी ज्यादा टेस्ट। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख पर ज्यादा टेस्ट। अब तक 7,24,000 से भी ज्यादा मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। दुनिया भर के देशों की कोरोना के खिलाफ जंग जारी। विश्व में 1,46,41,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 6,08,000 से भी ज्यादा लोगों की अब तक हुई मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भीड़। फ्लोरिडा में लगातार छठे दिन भी संक्रमण के 10,000 से भी ज्यादा मामले आए सामने। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर राजस्थान की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई। उच्च न्यायालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों पर दायर याचिका पर सुनवाई आज भी उच्च न्यायालय में हुई। याचिका में पायलट
और इन 18 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई थी। 2 स्वतंत्र पक्षकारों की ओर से इसी मामले में लगाई गई याचिका पर 2 बजे आज सुनवाई होगी। इसके बाद अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई। इस विधायक दल की बैठक में राज्य के सियासी हालात को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी पर भी रणनीतिक बातचीत हुई। और राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि गहलोत सरकार नैतिक रूप से कमजोर है और अपनी दुर्दशा के लिए भाजपा को दोष दे रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो पार्टी के कार्यों के संबंध में दिल्ली जाते हैं, लेकिन ना तो मानेसर गए और ना ही किसी असंतुष्ट कांग्रेस विधायक से मिले। राजस्थान की सरकार जिस तरीके से संकट में है और मुख्यमंत्री ने आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे ये साबित हो गया कि उनका नैतिक साहस अब टूट गया है। अपनी घर की टूट को बीजेपी के माथे पड़ना पुरानी आदत थी, लेकिन आज जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी, शोभा नहीं देती। लोग दिल्ली जाते हैं, पार्टी काम से जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट के गुट से मिलने कभी नहीं गया, जरूरत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा मुझे लगता है आधी अधूरी जानकारी के आधार पर और केवल किसी भ्रम और अफवाह के आधार पर मुख्यमंत्री जो बात कहे, तो मुझे लगता है कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बीच राजस्थान के पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के कथित आत्महत्या के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से और मुख्यमंत्री के एक और अन्य सहयोगी से पूछताछ की गई। सीबीआई ने देवाराम सैनी से आज सुबह जयपुर में करीब 2 घंटे पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई ने कल कांग्रेस विधायक और ओलंपिक पदक विजेता कृष्णा पूनिया से भी पूछताछ की थी। और जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी। सबसे पहले बात करते हैं जो कुछ वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर बात करते हैं। मुरारी, 2 बजे फिर से बैठक जो बुलाई गई है, उस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है 2 बजे, क्योंकि अदालत की फिर से सुनवाई होनी है। और इस बीच ज़रा ये बताएं कि जो बैठक कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई, उस बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है और अदालत का जो फैसला आज आना है, आ सकता है 2 बजे के बाद, उसके बाद क्या कुछ वहां राजनीतिक घटनाक्रम चल सकता है, क्योंकि काफी उथल पुथल मचा हुआ है जयपुर में। लालचंद, बिल्कुल आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसा पता चला, मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूं, यहाँ मेरी बातचीत हुई दोनों पक्षों की ओर से, सचिन पायलट गुट और सरकार या विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुनवाई पूरी हो चुकी है। और 2 बजे कोई जो राजस्थान उच्च न्यायालय की अदालत है वो कोई फैसला सुना सकती है। दोनों ही पक्षों की ओर से जस्ट वही दलीलें जो पिछले 2-3 दिन से दी जा रही है, वही दलील दी गई। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो पक्ष आता है उसके बाद सचिन पायलट खेमा क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, और अगर यदि विपक्ष में आता है तो अशोक गहलोत की क्या रणनीति होगी। इसके साथ साथ लालचंद, आज विधायक दल की बैठक चल रही है। ऐसा पता चला है कि बैठक अभी कुछ समय के लिए शुरू नहीं हुई है, लेकिन आज बैठक होने वाली है। इसके बाद अगर ये फैसला उनके पक्ष में आता है, गहलोत सरकार के पक्ष में आता है, तो संभवतः अगले 1-2 दिन में गहलोत सरकार कोई विधानसभा का सत्र बुला सकती है और फ्लोर टेस्ट जैसी रणनीति पर काम कर सकती है। लालचंद, और इसके साथ जो ये खबर आ रही है कि सीबीआई ने पूछताछ की है ओएसडी से, मुख्यमंत्री के ओएसडी से, उसका ज़रा बैकग्राउंड, ज़रा उसकी पृष्ठभूमि बताएं कि आखिर वो किस तरह, कब मामले की शुरुआत हुई थी और उसमें कितनी प्रगति हुई और आज क्या कुछ हुआ है।
बिल्कुल, इससे के साथ साथ लालचंद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको बताना चाहता हूँ। 19 तारीख का एक ऑर्डर राजस्थान सरकार ने निकाला, जो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति थी कि जो सीबीआई है बिना राजस्थान सरकार की इजाज़त के किसी भी मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस तरह का भी एक मामला पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला था। अभी सीबीआई ने कृष्णा पूनिया जो राजगढ़ के से विधायक है, वहाँ एक एसएचओ की जो मर्डर हुआ था उसमें उनका नाम कथित रूप से आ रहा था, उसको लेकर उन्होंने उससे पूछताछ की। इसके साथ साथ जो देवाराम है ओएसडी मुख्यमंत्री के, उनसे भी आज बताया जा रहा है कि 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई। और ये सारी पूछताछ जो सीडी जो ऑडियो वाली बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक पूछताछ हुई है और सीबीआई इसमें जानना चाहती है कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। राजस्थान जी, चलिए आप नज़र बनाए रखिएगा। हम जो जिस तरह से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, आपसे लगातार इसके बारे में जानकारी लेंगे। 2 बजे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है उच्च न्यायालय में, उसके बाद ज़रूर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य भाषण देंगे। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साल परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। इस बैठक में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, व्यापार और समाज के कई विचारक भी शामिल होंगे। सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली भी संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग और कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के नेता पर पलटवार किया है। जावड़ेकर ने राहुल को करारा जवाब देकर बड़ा निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीर कोरोना योद्धाओं और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शाहीन बाग से लेकर राजस्थान में कांग्रेस के सियासी संकट पर भी राहुल गांधी को घेरा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे। और इसलिए हताश निराश भी सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। और प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी पर बिना किसी आधार के ट्वीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। तो यही आपका काम चल रहा है। अगली खबर, छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़ी सलाह देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज मनोदर्पण पहल की शुरुआत की। ये पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में काम करेगी। मनोदर्पण की शुरुआत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनोदर्पण पहल छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों को ताकत देने के लिए है। निशंक ने कहा कि मनोदर्पण के तहत छात्र चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से संवाद कर सकते हैं। दुनिया जब कोरोना का महासंकट आया है और उस महासंकट के दौर से गुजरती पूरी दुनिया कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति को झेल रही है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि ये जो दबाव है, ये तनाव है, ये जो वातावरण है, ये मनुष्य को परेशान करने के लिए इस समय उपस्थित हुआ है। और इसलिए इसके सामने चुनौती
के रूप में हमको इसको स्वीकार करना है। ये मनोदर्पण ये आपको ताकत देने के लिए है। मेरे अभिभावक, मेरे छात्र, मेरे अध्यापकगण और आम आदमी ये इससे ताकत ले सकता है, क्योंकि हमारे ये कहावत है, मन के जीते जीत हो, मन के हारे हार। जो व्यक्ति मन से हार गया वो जिंदगी में हार जाता है। जिसका मनोबल बड़ा है वो विपरीत मौत को भी पार कर देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालता है। और अब कोरोना महामारी से जुड़ी खबर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,24,577 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर 62.72% हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 4.02 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 28,084 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.43% है। और देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के नमूनों की जांच प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 10,000 से ज्यादा हो गई है। यानी कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 10,000 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट अब हो रहे हैं। साथ ही सरकार ने कहा कि देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर हो रही टेस्टिंग का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ICMR के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कल पूरे देश में 3,33,395 कोरोना नमूनों की जांच हुई। इसके साथ ही अब तक देश में कुल मिलाकर 1,43,81,303 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में TPM यानी कि टेस्टिंग पर मिलियन का आंकड़ा 10,000 के पार कर गया है। RT-PCR टेस्ट के अलावा रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट के कारण भी देश में कोरोना नमूनों की जांच में गति आई है। अभी पूरे देश में 892 सरकारी और 382 निजी लैब मिलाकर कुल 1,274 लैब में टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिस कारण कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,24,577 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 4.02 लाख से ऊपर हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर 62.72% हो गई है और देश में कोरोना संक्रमण से अभी तक 28,084 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.43% है। और दिल्ली में सीरो सर्वे अध्ययन की रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली में 21,387 लोगों पर 27 जून से 10 जुलाई के बीच एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन NCDC ने किया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने भी सहयोग दिया है। दिल्ली में सीरोलॉजी टेस्ट में उन लोगों को ही शामिल किया गया था जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, जिन्हें पहले कोरोना नहीं हुआ था। इसमें अलग अलग उम्र और इलाके के लोगों को शामिल किया गया है। दिल्ली के सभी 11 जिलों से 2,000 सैंपल एकत्रित किए गए थे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स से डॉक्टर आशुतोष विश्वास, जो प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में हैं। डॉक्टर आशुतोष विश्वास जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है DD न्यूज़ पर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो सीरोलॉजी टेस्ट होती है, ये होती क्या है? इसे आम लोग अगर समझना चाहें तो इसमें ये टेस्ट किस तरह से की जाती है और इसका क्या कुछ नतीजा अब तक देखने को मिला है? देखिए, ये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का ब्लड से टेस्ट होता है। ब्लड में एंटीबॉडी जो डेवलप होता है, एंटीबॉडी में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन के बाद कितने लोगों में ये इम्यूनिटी डेवलप होती है अगेंस्ट कोरोना। सो एक एंटीबॉडी हम एस्टिमेट करते हैं और डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं, जैसे इसमें IgM, IgG। तो इस टाइप का एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति संक्रमित है कोरोना से, उनमें कितनी इम्यूनिटी डेवलप हुई है इससे। तो इसमें क्या है कि इन्फेक्शन के बाद वायरस, कोरोना वायरस में
वायरस जब बॉडी के अंदर जाती है तो हमारा रिएक्शन होता है, जो इम्यून रिएक्शन में ये एंटीबॉडी बनती है और ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज होता है बॉडी के अंदर। तो इसमें ग्रेजुअली जैसे 5-6 दिन के बाद जब डेवलप होती है एंटीबॉडी, तो अपने आप ये हेल्प करती है वायरस को एलिमिनेट करने के लिए, वायरस को खत्म करने के लिए हेल्प करती है एंटीबॉडी। तो ये सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, सेल्फ इम्यूनिटी होती है। तो हम इसको टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये जो संक्रमित व्यक्ति है कितना इम्यून है और कितना स्ट्रॉन्ग है कि इसको ये सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हमें अभी तक वी कैन नॉट से 100% कि ये इनको सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। बट इसमें हम इतना कह सकते हैं कि जिनमें इम्यूनिटी है और जैसे टेस्टिंग के बाद जैसे 23% अभी लगभग 1/4 ऑफ द पीपल जिनमें डेवलप की है ये इम्यूनिटी, तो दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी मच इम्यून प्रोटेक्टिव है कि इन्फेक्शन होने का डर बहुत ही कम है। तो यही हम अंदाजा कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि इनमें सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। बट हम 100% नहीं बोल सकते कि इनको इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइप्स भी है। जैसे कोरोना डिफरेंट टाइप्स का भी देखा गया है, सीरोटाइप जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें भी वेरिएशन होता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट वन सीरोटाइप, तो वो शायद दूसरे सीरोटाइप में प्रोटेक्ट ना कर पाए, ये भी हो सकता है। तो हमें भी अभी आगे जानना है कितना परसेंट ये न्यूट्रलाइजिंग वायरस को न्यूट्रलाइज कर पाती है एंटीबॉडी, वो हमें आगे देखना है। एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी में प्रिपेयर हो चुके हैं। बट ये 100% नहीं है कि हर व्यक्ति को, हर संक्रमित व्यक्ति को ये एंटीबॉडी डेवलप हो। जिस व्यक्तियों में वायरस सपोज माइल्ड पेशेंट में देखा गया है कि एंटीबॉडी इतनी नहीं बनती है, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट जिनको कोरोना है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड इतना नहीं है। जो मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड इन्फेक्शन है, कोरोना है, उन लोगों में देखा गया है कि एंटीबॉडी बहुत हाई टाइटर में बनती है और सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो ये एक हेल्प होती है। जैसे अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एंटीबॉडी जानना जरूरी है इसलिए कि जैसे हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है, ठीक ठाक होकर वो चले गए, घर चले गए, तो वो एक डोनर है प्लाज्मा, उनसे हम लेके प्लाज्मा में यही एंटीबॉडी बनती है जो उसको हम लेके ब्लड में, फिर हम प्लाज्मा जिसको हम बनाते हैं उसमें एंटीबॉडी रीच होते हैं। तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति को हम अर्ली अगर इसको दे दे, ट्रांसपोज कर दे, तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी एक इम्यूनाइजेशन, एक वैक्सीन की तरह काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि पैसिव वैक्सीनेशन। तो एक्टिव वैक्सीनेशन जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, और ये प्लाज्मा थेरेपी एंटीबॉडी बन चुके हैं और डायरेक्टली हम बनाया एंटीबॉडी अगर किसी को दे दे और उसमें अगर वायरस है उस व्यक्तियों में, तो इमीडिएटली उस वायरस को बहुत शुक्रिया, इसको इन्फेक्शन इसको कंट्रोल कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और ख़ास तौर पर आम लोगों के लिए उनकी बोलचाल की भाषा में ये बताने के लिए कि ये टेस्ट क्या होता है और कितना ये महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अगली खबर, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 वर्षीय लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले टंडन प्रदेश की भाजपा सरकारों में कई बार मंत्री भी रह चुके थे। शुरुआती जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की। 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ। उनके बेटे गोपाल जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। लालजी शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे। लालजी टंडन खुद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता
तीनों की भूमिका अदा की। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। लालजी टंडन 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर विकास मंत्री रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई और विरासत के तौर पर लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 1918 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूझबूझ और संगठन क्षमता के लिए लालजी टंडन को हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित अन्य राजनीतिक नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश ने एक लोकप्रिय नेता, एक योग्य प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने लालजी टंडन के बेटे और कैबिनेट सहयोगी आशुतोष टंडन से भी शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में दिवंगत नेता के सम्मान में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में बाढ़ के चलते हुए जानमाल की क्षति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की है। अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पश्चिमी गारो हिल्स में बाढ़ के चलते हुई जान की क्षति परेशान करने वाला है। मैंने सीएम कोनराड संगमा से बातचीत की है और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। देश इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेघालय के लोगों के साथ है। और असम में बाढ़ के कारण चिरांग जिले में स्थिति गंभीर बनी हुई है और जगह जगह पर कटाव के मामले भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज तुलसी जोहरा के आई नदी के नज़दीक के इलाकों में हुए कटाव और बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। असम में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। खबर राजस्थान से, जहां बहुचर्चित भरतपुर के राजा मान सिंह समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई मथुरा जिला जज की अदालत में हो रही है। इसमें 14 पुलिसकर्मी ट्रायल पर हैं। बहुचर्चित मामले को देखते हुए पुलिस ने अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। घटना 21 फरवरी 1985 की है। उस वक्त राजस्थान में चुनावी माहौल था। डीग विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मान सिंह अपनी जोगा जीप लेकर चुनाव प्रचार के लिए लालकुंडा के चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से निकले थे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी थी। घटना में राजा मान सिंह, उनके साथ सुमेर सिंह और हरी सिंह की मौत हो गई थी। उनके शव जोगा जीप में मिले थे। अगली खबर, केरल के सोना तस्करी मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष अदालत 24 जुलाई को दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इस बीच एनआईए इस मामले के प्रमुख आरोपी सरित को तिरुवनंतपुरम लेकर आई है, जिसे जांच के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमसी बैंक को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में जमाकर्ताओं ने बिना किसी शर्त उन्हें चिकित्सा आपातकाल के मद्देनजर तत्काल 5 लाख रुपए तक निकालने की अनुमति देने की मांग की है। इस घोटाले के सामने आने के बाद
कई दर्जन जमाकर्ताओं द्वारा आत्महत्या करने का मामला भी सामने आ चुका है। और अब बात दुनिया भर में कोरोना के हालात की, जहां ये महामारी लगातार फैलती ही जा रही है। पूरे विश्व में इस वक्त 1,46,41,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 6,08,000 से भी ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका इस वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है और यहाँ 38,23,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,40,000 से भी ज़्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश के कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी रहने के बाद अब कोरोना के परीक्षणों में फिर से तेजी लाई जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के संक्रमण के मामलों पर चिंता जताने के बाद लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग जांच केंद्र पहुंचे। संक्रमण की स्थिर दर को खतरा मानते हुए प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए ताकि सामुदायिक संक्रमण का खतरा कम हो सके। यही वजह है कि लॉस एंजलिस में काफ़ी दूरी तक कोरोना जांच कराने के लिए कतारों में लगे लोग नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में